आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 5th, जो कि हमारा पीरियोडिक टेबल का आखिरी लेक्चर भी होगा। दो टॉपिक बच गया फ्रेंड, एक है आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और एक टॉपिक और है जो कि आपका है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का आप पहला हेडिंग लगाएंगे जो कि है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अभी जो फ्रेंड आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ये आयनाइजेशन एनर्जी जैसा ही है। इसके पिछले लेक्चर में हमने जो आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था उसी से मिलता जुलता टर्म है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या आप बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का जस्ट उल्टा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी का जस्ट उल्टा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या करते थे आप, किसी भी एक गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालते थे, लेकिन किसी भी एक गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से आप इलेक्ट्रॉन निकालते थे। इसके लिए आपको एनर्जी देना पड़ता था, लेकिन एनर्जी देना पड़ता था। यहाँ पे क्या करेंगे आप, किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में उसका जस्ट उल्टा है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। वहां पे आप इलेक्ट्रॉन निकालते थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वहां पे एनर्जी देना पड़ता था, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है ये आयनाइजेशन एनर्जी का जस्ट आप उल्टा बोल सकते हैं। जैसे देखिए, कोई एक गैसियस एटम है एम, अब जैसे मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा फ्रेंड, आपको पता है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा एम माइनस। एम माइनस, और इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। अब ये भी डिस्कस करेंगे हम कि एनर्जी क्यों रिलीज होता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा एनर्जी क्यों रिलीज होता है। हाँ, पर इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। याद रखिएगा, यहाँ पे भी कंडीशन है कि आपका ये जो एटम है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। गैसियस स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी जो एम है वो माइनस में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होगा, और हम इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं कहेंगे फ्रेंड। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको हम ये कहेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं कहेंगे। तो कंडीशन है कि एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an electron added outermost outermost shell of gaseous atom, of gaseous atom. Amount of energy released when an electron is added outermost shell of gaseous atom. तो किसी भी एक गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल में जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज होगा, और जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब हम सीखते हैं फ्रेंड कि क्यों एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ पे एनर्जी क्यों रिलीज होता है। जैसे ये एक एटम है, गैसियस एटम, ठीक है, यहाँ पे गैसियस एटम। अब मान लेते हैं इसके इस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया,
तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? पहले 4 था, अब ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा? 5, 1 2 3 4 और 5। तब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप बताइए फ्रेंड, क्या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है? रिपल्शन होता है, क्योंकि सेम चार्ज है। सेम चार्ज में क्या होता है फ्रेंड? रिपल्शन। और अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस सेल में आ गया है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसको आपने इस सेल में ऐड कर दिया है, उससे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन अब इस सेल के जो बाकी इलेक्ट्रॉन है उसके साथ रिपल्शन होगा, है कि नहीं? इस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? रिपल्शन होगा। इसका आंसर क्या होगा? एनर्जी जो होगा फ्रेंड वो इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता है ना, रिपल्शन होने के कारण क्या होता है? एनर्जी जो होता है, यहाँ पे सबसे पहले एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा? रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा। और रिपल्शन इंक्रीज होने के कारण क्या होगा फ्रेंड? एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। रिपल्शन इंक्रीज होने के कारण क्या होगा? एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता है ना, जैसे जैसे रिपल्शन इंक्रीज होता है तो एनर्जी भी इंक्रीज होता है। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड किया तो वहां पे क्या हुआ? इस इलेक्ट्रॉन का बाकी सब इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन हो गया और इस प्रोसेस में क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हो गया। इतना समझ में आया? अब एटम देखा, इस एटम ने देखा कि एनर्जी रिलीज हो गया, सॉरी एनर्जी इंक्रीज हो गया। अब मैं क्या करूं ताकि जो रिपल्शन है वो कम हो जाए? अब एटम को इलेक्ट्रॉन रखना है और ज्यादा रिपल्शन चाहता भी नहीं है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास एक ही ऑप्शन है, यदि वो एनर्जी रिलीज कर देगा, यदि वो एनर्जी रिलीज कर देगा तो रिपल्शन कम हो जाएगा। देखो फ्रेंड, लड़ाई कौन करता है? लड़ाई वही करता है ना जिसके पास पावर होता है। जिसके पास पावर नहीं होता है वो लड़ाई नहीं करता है। जैसे देखिए डोरेमोन, डोरेमोन एक कार्टून है, तो उसमें कौन लड़ता है ज्यादा? जियान या नोबिता? जियान, क्योंकि उसके पास पावर है। नोबिता के पास पावर नहीं है तो नहीं लड़ता है। तो यदि हम एनर्जी ही निकाल दें, यदि हम फ्रेंड एनर्जी निकाल दें इस यहाँ से, तो फिर क्या होगा? एनर्जी है ही नहीं, तो रिपल्शन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इस प्रोसेस में यदि एटम एनर्जी रिलीज कर दे, यदि इस प्रोसेस में अगर ये जो एटम है वो एनर्जी रिलीज कर दे तो क्या होगा? रिपल्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। रिपल्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को यदि यदि आप किसी एटम में ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होता है। क्यों होता है एनर्जी रिलीज? समझ में आया? चलिए एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जैसे ही आप एक एटम को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करेंगे क्या होगा? उस इलेक्ट्रॉन का उस शेल में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उसके साथ रिपल्शन हो जाएगा। रिपल्शन होने के कारण क्या होगा? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। हमें पता है जहां जहां पे रिपल्शन होता है वहां पे एनर्जी इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन होने के कारण एनर्जी डिक्रीज होता है और रिपल्शन होने के कारण क्या होता है? एनर्जी इंक्रीज होता है। अब एनर्जी इंक्रीज हो गया मतलब एटम अनस्टेबल बन गया, क्योंकि जहां पे एनर्जी ज्यादा होता है वो चीज अनस्टेबल होता है। ये पता है कि नहीं आपको? जैसे देखिए, एक एप्पल जमीन पर रखा हुआ है और एक एप्पल जो है टेरिस के छत पे एकदम साइड में रखा हुआ है। कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा? जमीन पे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ है। जहां पे एनर्जी होता है वो अनस्टेबल होता है और जहां पे एनर्जी नहीं होता है वो स्टेबल होता है। तो एनर्जी बढ़ने का क्या हुआ? ये एटम जो है अनस्टेबल हो गया। अब ये एटम को स्टेबल बनना है। स्टेबल बनने का क्या करना है? एटम को स्टेबल बनना है। इस प्रोसेस में उसने क्या किया? एनर्जी जो है रिलीज कर दिया, एनर्जी डिक्रीज कर दिया। यदि एनर्जी डिक्रीज कर दिया इसका मतलब क्या? एनर्जी रिलीज कर दिया। तो जैसे ही वो एनर्जी रिलीज कर दिया तो रिपल्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ही एनर्जी रिलीज हो जाएगा तब इन इलेक्ट्रॉन के पास उतना एनर्जी ही नहीं है कि लड़े। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? लड़ाई रुक जाता है, रिपल्शन क्या होता है? कम हो जाता है। इसलिए जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में ऐड करते हैं तो वहां से क्या होता है? फिर एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है? चलिए, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम। ये किसका डेफिनेशन है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का डेफिनेशन। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन। वो भी सिमिलर ही है इसकी तरह, बस थोड़ा डिफरेंस है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी डेफिनेशन देखते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्सॉर्ब, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्सॉर्ब, दोनों, रिलीज भी हो सकता है और एब्सॉर्ब भी हो सकता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added outer most cell of gaseous atom। amount of energy released or absorbed when electron is out added outermost shell of gaseous atom। बस यहाँ पे डिफरेंस है, एनर्जी रिलीज भी हो सकता है और एब्सॉर्ब भी हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ रिलीज होता है। अब ये दोनों जो फ्रेंड है आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों 1 मोल के लिए डिफाइन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये पर मोल्स के लिए डिफाइन है, पर मोल। जैसे हमने पढ़ा था ना अभी डेफिनेशन कि किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एटम में देख रहे हो, आप एक मोल एटम में, इसको आप ऐसे पढ़ो कि एक मोल गैसियस एटम में एक मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, एक मोल का कितना मतलब होता है, एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने एटम लेना है आपको मेटल का, इतना आपको इलेक्ट्रॉन लेना है, और इतने मेटल और इतने इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी निकलेगी वही क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। सिर्फ एक एटम के लिए डिफाइन नहीं है, एक मोल एटम के लिए डिफाइन है, ठीक है ना। एक मोल गैसियस एटम में जब आप एक मोल इलेक्ट्रॉन डालोगे तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा, या जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज होगा वही आपका होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चाहे आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, दोनों पर मोल के लिए डिफाइन है, सिर्फ एक एटम के लिए डिफाइन नहीं है, ठीक है। इस इक्वेशन को देखे काफी स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि सिर्फ एक एटम के लिए डिफाइन है, एक मोल, एक एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो भी एनर्जी निकलेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो कि गलत है। एक मोल इलेक्ट्रॉन में, एक मोल गैसेस एटम में जब आप एक मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उस प्रोसेस में जितना एनर्जी निकलेगा या जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, जितना एनर्जी, देखो यदि सिर्फ रिलीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, और यदि रिलीज या एब्जॉर्ब दोनों हो सकता है तो क्या आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड जब भी आपको किसी भी एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंपेयर करना है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करना है, कंपेयर करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे, साइन नहीं देखोगे। जब फ्रेंड आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करोगे, यदि आप अलग अलग एटम के बीच में या अलग अलग एलिमेंट के बीच में यदि आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे, साइन नहीं देखोगे। और यदि आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर करोगे, यदि आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर करोगे तो मैग्नीट्यूड के साथ आप क्या देखोगे, साइन भी देखोगे, मैग्नीट्यूड प्लस साइन दोनों चेक करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप मैग्नीट्यूड देखोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर करने के लिए आप क्या देखोगे, मैग्नीट्यूड भी देखोगे और साइन भी देखोगे। यही दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो सकता है, एनर्जी रिलीज भी हो सकता है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकता है। रिलीज होने का मतलब क्या है, निगेटिव, और एब्जॉर्ब होने का मतलब है पॉजिटिव। यहाँ पे एनर्जी निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ रिलीज होता है, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ रिलीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। चलिए इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैग्नीट्यूड प्लस साइन लेना है। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तो आप समझेंगे कि इसका क्या मतलब है।
ठीक है, एक ग्रुप 16 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वैल्यू है। तो इसमें हमें क्या करना है, इनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंपेयर करना है। ग्रुप 16 एलिमेंट का क्या करना है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंपेयर करना है। तो जब फ्रेंड आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंपेयर करते हो तो उस केस में क्या करते हैं बताइए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, साइन नहीं देखते हैं। मतलब आप भूल जाइए यहाँ पे निगेटिव साइन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो आप भूल जाइए यहाँ पे निगेटिव साइन है। आप सोचिए ये 144 है, -144 नहीं है, सिर्फ सोचिए 144 है, ये 200 है, ये 195 है, और ये 190 और ये 174। ठीक है, साइन माइनस साइन को भुला दीजिए। तो अब बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका है, साइन को नहीं देखना है। इसको 144, इसको 200, इसको 195, इसको 190 और 174। तो बताइए सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, सल्फर का है कि नहीं। माइनस को नहीं देखना है, जैसे अभी भी कुछ स्टूडेंट माइनस को देख रहे हो, सर -200 तो सबसे छोटा होगा, माइनस को नहीं देखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे आप कंपेयर करते हो तो साइन नहीं देखते हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हो। सबसे ज्यादा किसका हो गया, सल्फर का हो गया। उसके बाद देखिए 200 से ये Sc सेलेरियम, उसके बाद ये टी टेलोरियम, उसके बाद पोलिनियम, और फिर लास्ट में हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। इसमें आपको क्या देखना था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या चेक करेंगे, मैग्नीट्यूड। और जब आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कंपेयर करेंगे फ्रेंड, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कंपेयर करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ साइन भी चेक करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकता है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकता है। इसमें आपको साइन भी देखना है प्लस मैग्नीट्यूड तो देखना ही है। तो बताइए, तो इस केस में फ्रेंड सबसे बड़ा जो होगा ये होगा, क्योंकि -144 जो होता है सबसे बड़ा वैल्यू होता है। यहाँ पे आपको साइन भी देखना है, अब इसको -144 पढ़ना है, -200 पढ़ना है, -195 पढ़ना है, 190 और 174। तो माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, और फिर इसके बाद पोलिनियम का, पोलिनियम के बाद टेलोरियम का, फिर सेलेनियम का, और सेलेनियम के बाद फिर सल्फर का। ये दोनों में डिफरेंस है, आप समझ में आया फ्रेंड। जब आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंपेयर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे, साइन नहीं देखोगे। यदि साइन दिया है तो उसको थोड़ी देर के लिए आपको भुला देना है। और जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर करोगे तो मैग्नीट्यूड के साथ साइन भी चेक करोगे। ठीक है, ठीक है ना, चलिए। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है। जैसे कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए पढ़ा था, कुछ फैक्टर थे जिनके ऊपर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता था, वैसे ही यहाँ पे कुछ फैक्टर है जिनके ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है। तो अगला हेडिंग लगाएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब बताइए फ्रेंड, अब बताइए यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा होगा, तो उस केस में ज्यादा एनर्जी निकलेगा या कम एनर्जी निकलेगा। देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है फ्रेंड,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव के देखिए, यदि जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियस का फोर्स आउटर मोशन पे ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि नहीं? जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है या उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, यदि आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना इसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए फ्रेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन से सेल में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता था? ऐसा सेल जिसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा है, या ऐसा सेल जिसमें जेड इफेक्टिव कम है? आयोनाइजेशन एनर्जी से सोचिए, ऐसा सेल जिसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा है उससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, है कि नहीं? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ अच्छी थी। ऐसा सेल जिसमें जेड इफेक्टिव कम है, इसका मतलब क्या है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान था, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का पकड़ क्या था? कमजोर था। अभी जिस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, जिस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, तो उस सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगा भी, है कि नहीं? एनर्जी का तो डेफिनेशन है ना, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या आप बोर्स मॉडल से सोचिए, बोर्स मॉडल ने क्या किया था? हर एक सेल का जो एनर्जी है वो सेम होता है। तो समझ लीजिए यहाँ पे दो सेल है, एक और ये आपका दूसरा। यदि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, ये ए है और ये बी है, तो जेड इफेक्टिव पहले का ज्यादा है दूसरे के जेड इफेक्टिव से। इसका मतलब क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू बी। ए से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू बी। तो इलेक्ट्रॉन सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी का यदि आप ऑर्डर लिखेंगे फ्रेंड, वो तो ए का ही ज्यादा होगा बी से, क्योंकि ए में न्यूक्लियस की पकड़ अच्छी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और बी में न्यूक्लियस की पकड़ अच्छी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? हमारे लिए आसान होगा। अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे हमें ज्यादा एनर्जी भी मिलेगा, क्योंकि बोर्स ने कहा था कि एक सेल का जो एनर्जी होता है वो फिक्स होता है, एक सेल का एनर्जी होता है फिक्स होता है। इसका मतलब यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जितना एनर्जी लगेगा, यदि आप इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे तो उतना एनर्जी आपका मिल जाएगा। एक सेल की एनर्जी क्या होता है? फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऐड करने पे उतना एनर्जी हमें क्या होगा? मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी फ्रेंड यही ऑर्डर हो जाएगा कि ए का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। और कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करना है ना फ्रेंड, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी से कंपेयर कीजिए। सोचिए, जहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, इसका मतलब क्या है? वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना, वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे उतना ही ज्यादा एनर्जी निकलेगा। यदि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे भी ज्यादा एनर्जी मिलेगा। ठीक है, कहीं पे भी आपको कंपेयर करना है ना फ्रेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी से कंपेयर कीजिए। पहले आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में सोचिए, और फिर जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आता है वही आपका किसका ऑर्डर आता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर आता है। मोस्ट ऑफ केसेस में, एक दो केसेस एक्सेप्शन है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे देखिए, हमें पता करना है कि ऑक्सीजन का ज्यादा है या फ्लोरीन का ज्यादा है। ठीक है, हमें पता करना है कि ऑक्सीजन का ज्यादा है फ्लोरीन का ज्यादा है। तो देखो, ऑक्सीजन के पास होता है 8 प्रोटॉन और इसके पास होता है 9 प्रोटॉन, और दोनों के पास सेल का नंबर तो सेम होता है। इसके पास भी 2 सेल होता है और इसके पास भी कितना होता है? 2 सेल होता है। तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है फ्रेंड? जेड इफेक्टिव जो है वो फ्लोरीन का ज्यादा है ऑक्सीजन से, है कि नहीं? जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का ज्यादा है ऑक्सीजन से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। ठीक है ना, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, मतलब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की पकड़ अच्छी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी किसका ज्यादा होगा फ्रेंड?
फ्लोरीन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। ठीक है, बोरोन और कार्बन में बताइए। बोरोन के पास 5 प्रोटॉन होता है और कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होता है। इतना आपको पता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो 5 ही प्रोटॉन होगा। इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पास भी 6 ही प्रोटॉन होगा। और दोनों के पास सेम शेल है, इसके पास भी 2 शेल है, इसके पास भी 2 शेल है। तो बताइए फ्रेंड, जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? जेड इफेक्टिव जो है वो कार्बन का ज्यादा होगा बोरोन से, है कि नहीं? आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? कार्बन का ही ज्यादा होगा बोरोन से, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। पिछले लेक्चर की बातें याद है कि आप भूल गए? याद होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसके, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। यदि आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन का ज्यादा है बोरोन से, तो हम ये भी बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कार्बन का ही ज्यादा होगा बोरोन से। ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है फ्रेंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, है कि नहीं? यदि किसी सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस सेल में यदि हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी भी मिलेगा। समझ में आया आपको? बताइए फ्रेंड, आया? चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला फैक्टर, जो कि है साइज। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। क्यों? अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, दो सेल है, एक छोटा और एक आपका ये मोटा। दो सेल है, एक छोटा और एक मोटा। अब देखो, छोटे सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और मोटे सेल में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में से कहाँ पे न्यूक्लियस की पकड़ अच्छी होगी? यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। यदि यहाँ पे पकड़ अच्छी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल भी होगा एज कम्पेयर टू, है कि नहीं? यहाँ पे यदि पकड़ अच्छी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या होगा? मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो हम बोल देंगे कि ए और बी में कहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा फ्रेंड? ए में, क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि बी में इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा, तो उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, और यहाँ पे डिस्टेंस कम तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। ये किसका? आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आया। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ऑर्डर होगा यही हो जाएगा, ए का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा बी से। यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने से भी हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगा। तो यदि साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? कम है। यदि साइज बड़ा है फ्रेंड तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? कम है। यदि साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी निकला ना इस केस में, इस केस में ज्यादा एनर्जी निकला और इस केस में कम एनर्जी निकला। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जैसे देखिए, ग्रुप 1 एलिमेंट के लिए है लीना को रब से फरियाद, है लीना को रब से फरियाद। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है फ्रेंड? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। यदि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा? कम होगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होते जाएगा। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का और सबसे कम ये एफ का, फ्रांसियम का, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होगा, और फ्रांसियम का साइज सबसे बड़ा है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगा सबसे कम होगा। इस केस में काफी कम एनर्जी निकलेगा। जैसे देखिए, बेटी मांगे कार स्कूटर आप राजी। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। चलिए समझ में आ रहा है? बताइए। इसमें बताइए, बैगन, आलू,
गाजर इन थैला। सॉरी, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगा, जो कि आपका गलत आंसर है। ये दोनों में सही है, हाँ, इसमें गलत है। क्यों फ्रेंड, क्या साइज का यही ऑर्डर है? क्या यहाँ पे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है? नहीं, हमने पढ़ा था ना, जो आपका गैलियम है ये छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से। यदि हम साइज का ऑर्डर लिखें तो बोरोन के बाद आएगा गैलियम, फिर आएगा आपका एल्यूमिनियम, याद है, फिर आपका इंडियम, और फिर आपका थैलियम। इंडियम और थैलियम का साइज लगभग लगभग बराबर ही होता है, थैलियम का थोड़ा सा ज्यादा होता है इंडियम से, पर आप इक्वल मान सकते हैं। तो ये हुआ साइज का ऑर्डर। पहली बात जो आप सोच रहे थे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, वो गलत सोच रहे थे। गैलियम का साइज जो होता है वो एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। रीजन क्या होता है फ्रेंड, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हुआ साइज का ऑर्डर। यदि सर ये साइज का ऑर्डर है तो क्या हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस? नहीं फ्रेंड, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ऑर्डर होगा उसमें गैलियम तो सबसे आगे होगा, क्योंकि गैलियम का साइज जो है सबसे छोटा है, सॉरी, बोरोन का साइज सबसे छोटा है, तो बोरोन आगे नहीं होगा। पहले मैं ऑर्डर लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे आगे होगा गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम के बाद बोरोन, फिर इंडियम और हेलियम। ठीक है, अब इस ऑर्डर में आपको डाउट कहाँ पे आया होगा, यहाँ पे, कि बोरोन को तो नंबर 1 होना चाहिए था, क्योंकि बोरोन का साइज जो है काफी छोटा है। बाकी सारी चीजें आप समझ गए ना। गैलियम क्यों एल्यूमिनियम से ऊपर आया, क्योंकि गैलियम का साइज होता है एल्यूमिनियम से छोटा होता है, तो जिसका साइज छोटा है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। तो इस पूरे ऑर्डर में आपको डाउट कहाँ पे आओगा, बोरोन का, कि बोरोन का साइज तो सबसे ज्यादा छोटा है फ्रेंड, तो इसका तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए था, है कि नहीं? पर ऐसा हुआ नहीं, बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एल्यूमिनियम से भी छोटा हो गया। इसका रीजन क्या है फ्रेंड, देखिए, साइज रखना, साइज छोटा रखना ये अच्छा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नजरिए से सोचेंगे तो साइज छोटा रखना अच्छा है, जितना ज्यादा साइज छोटा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। पर किसी भी चीज का जो एक्सेस होता है, आपको पता है ना, उतना अच्छा नहीं होता, हानिकारक होता है। हद से ज्यादा कुछ भी चीज अच्छा नहीं होता है कि नहीं? तो यदि आप हद से ज्यादा छोटे हो जाएंगे, यदि आप हद से ज्यादा छोटे हो जाएंगे तो आपका साइज यदि बहुत ज्यादा छोटा हो गया, तो यदि आप इलेक्ट्रॉन एक लेके आओगे, एक जो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके आओगे, तो उसका आपके इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ ज्यादा ही रिपल्शन हो जाएगा, और रिपल्शन होने के कारण क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा वो। तो किसी भी चीज का जो एक्सेस होता है ना फ्रेंड, वो हानिकारक होता है। एक हद तक ही साइज छोटा रहे तभी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ता है, यदि साइज हद से ज्यादा छोटा हो जाए ना तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। तो बोरोन का साइज क्या होता है, हद से ज्यादा छोटा होता है। जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बोरोन का इलेक्ट्रॉन का उस जो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है उससे काफी ज्यादा रिपल्शन हो जाता है, काफी ज्यादा रिपल्शन हो जाता है, इस केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये ऑर्डर है आपका ग्रुप 13 एलिमेंट का। ठीक है, इसको आप एज इट इज याद करेंगे, काफी सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो सबसे ऊपर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर बोरॉन, फिर इंडियम, थैलियम। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बीच से स्टार्ट कीजिए, बैगन आलू गाजर, फिर उसके बाद इन थैला। यहाँ से बीच से स्टार्ट कीजिए, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुप 13 एलिमेंट का। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट का। तो ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से सेल पॉलिश, ओल्ड स्टाइल से सेल पॉलिश। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। सही ऑर्डर आएगा।
आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का, और सबसे कम किसका होगा, पोलेनियम का, क्योंकि पोलेनियम का साइज सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसका जो साइज, उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगा सबसे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज। ठीक है, ठीक है ना भाई। पर ये ऑर्डर जो है एक गलत ऑर्डर है। क्यों? यहाँ पे बस एक चेंज होगा, जो आपका ऑक्सीजन है ये सबसे नीचे आ जाएगा, ये ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पे वो सबसे नीचे आ जाएगा, बाकी ऑर्डर एज इट इज होगा। क्यों ऐसा हुआ? वही रीजन है, किसी भी चीज का जो एक्सेस होता है फ्रेंड वो हानिकारक होता है। साइज छोटा तो रखना है, पर इतना भी छोटा नहीं रखना है कि खुद को नुकसान होने लगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ने के बजाय क्या होता है, कम हो जाता है। वो जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में, उस इलेक्ट्रॉन का इसके इलेक्ट्रॉन के साथ इतना रिपल्शन हो जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। किसी भी चीज का एक्सेस क्या होता है, हानिकारक होता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका साइज क्या है, कुछ ज्यादा ही छोटा होता है, तो इसका आयनिक क्या होता है, सिस्टम ग्रुप में सबसे कम निकल के आता है। ये ऑर्डर भी आप याद रखेंगे, और ये भी काफी सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एज इट इज है, बस ऑक्सीजन पहले पोजीशन से उठ के आखिरी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, चलिए। एक और डिस्कस करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट का। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होना चाहिए, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए और सबसे कम आयोडीन का होना चाहिए। पर ये ऑर्डर होगा नहीं, इसका ऑर्डर कुछ ऐसा निकल के आएगा कि सबसे ऊपर क्लोरीन और क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, तो फ्लोरीन दूसरे नंबर पर आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज होगा। बस यहाँ पे एक चीज निकल के आया, फ्लोरीन क्लोरीन की जगह पे आ गया। ठीक है, रीजन क्या है, वही कि फ्लोरीन का घर काफी छोटा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आपने इलेक्ट्रॉन लाया है उसका फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ काफी रिपल्शन हो जाएगा, जबकि क्लोरीन का घर काफी बड़ा है ना। क्लोरीन के पास तो तीन तीन शेल है, तीन तीन शेल है, और कितना सब शेल है, तीसरे शेल में कितना सब शेल होता है, एस पी डी और एस पी डी होता है, तीन। तो तीन शेल है, तीन सब शेल है, तो इसका घर तो काफी बड़ा है, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन जो होता है काफी कम होता है। पर फ्लोरीन का घर काफी छोटा है, तो जो बाहर से आप इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो उसका फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ काफी ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वो क्लोरीन से कम हो जाता है। तो बस यहाँ पे भी एक ही चेंज आता है, जो आपका फ्लोरीन है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, जबकि हम सोच रहे थे उसको होना चाहिए था पहले नंबर पे। तो ग्रुप 16 और ये ग्रुप 17 जो है काफी सारे एग्जामों में पूछा गया और बार बार पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है अपने ग्रुप में सबसे कम होता है, और ये फ्लोरीन जो होता है वो अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पे रहता है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन फ्रेंड इसका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, हीलियम का। क्लोरीन का सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। याद रखेंगे, तो क्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इन पीरियोडिक टेबल। ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइज के साथ रिलेशन। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा। पर एक दो एक्सेप्शन आपको याद रखना है, जैसे कि ग्रुप 13 एलिमेंट में बोरोन का साइज सबसे छोटा होता है, फिर भी उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा नहीं होता है, बल्कि तीसरे नंबर पे होता है। क्यों? किसी भी चीज का जो एक्सेस होता है वो हानिकारक होता है फिर, तो बोरोन का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, जो बाहर से आप इलेक्ट्रॉन लेके आओगे उसका बोरोन के इलेक्ट्रॉन के साथ काफी ज्यादा रिपल्शन होता है, और इसलिए बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। यही रीजन है
कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो अपने ग्रुप में सबसे कम क्यों होता है, और क्यों नहीं फ्लोरीन पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे क्यों आता है, तीनों का रीजन क्या है, सेम है। अब हम पढ़ते हैं अपना तीसरा फैक्टर जो कि है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, देखिए फ्रेंड, यदि पुअर शील्डिंग होगा, पुअर शील्डिंग होगा, तो आप बताइए फ्रेंड, साइज डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। हम पढ़ चुके हैं यदि शील्डिंग पुअर है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने बाहर वाले सेल को अच्छी तरीके से शील्ड नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, बाहर वाले सेल का जो न्यूक्लियस है उससे डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, वो अंदर की तरफ आ जाएगा। तो पुअर शील्डिंग होने का क्या होता है फ्रेंड, साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। और आप बताइए फ्रेंड, यदि साइज डिक्रीज तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइज के साथ रिलेशन है वो इनवर्स का है। यदि साइज डिक्रीज तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यदि साइज डिक्रीज तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज। यदि इफेक्टिव शील्डिंग होगा, यदि इफेक्टिव शील्डिंग होगा, उस केस में क्या होगा फ्रेंड, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने बाहर वाले शेल को अच्छे से शील्ड करेगा। इलेक्ट्रॉन अपने बाहर वाले शेल को अच्छे से शील्ड करेगा तो साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आया, चलिए। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीन फैक्टर हो गया ना, चौथा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो फ्रेंड, जो आपका हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है फ्रेंड, वो लगभग लगभग जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इस केस में क्या होता है, लगभग लगभग क्या होता है, जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है, तो यदि किसी भी एटम के पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, आप ही सोचिए, किसी भी एटम के पास यदि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या है, वो स्टेबल है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने पे क्या होता है, स्टेबल होता है। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जानबूझ के अपने आप को अनस्टेबल करना चाहेगा, नहीं। तो ऐसे एटम जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का डेफिनेशन क्या है, कि गैसियस एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पर जो भी एटम हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं है। 1s2, 2s2 और 2p3। तो देखिए फ्रेंड, ये क्या है, ये आपका क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है 2p। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, इसमें आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। ये नहीं लेना चाहते हैं, जबरदस्ती इसमें आपको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, इसलिए आपको क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। इस केस में फ्रेंड एनर्जी रिलीज नहीं होगा, इस केस में आपको एनर्जी देना पड़ेगा। इस केस में आप एनर्जी आपको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, जबकि और प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। इसलिए इस केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है फ्रेंड, लगभग लगभग जो होता है जीरो होता है। बात करें नियॉन के लिए,
तो नियॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, फुलफिल होता है, 1s2 2s2 और 2p6, सही होता है, 1s2 2s2 2p6। तो इसका भी जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुलफिल होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, पहले ही फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन लेके, ये तो काफी स्टेबल है, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो पहले से ही काफी स्टेबल है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके वो अनस्टेबल क्यों ही बनना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है। फिर भी यदि आप इसके सब शेल में इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं तो आपको बाहर से एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो आपको एनर्जी लगा के इसमें क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, ये खुद एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो जो आपके हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जिन भी एटम के पास हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है फ्रेंड, वो लगभग लगभग 0 होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। फिर भी यदि आप इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहते हो तो आपको बाहर से एनर्जी लगाना पड़ेगा, इसलिए इन एटम के लिए आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिफाइन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो हमेशा निगेटिव ही होता है, यहाँ पे तो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनके लिए डिफाइन नहीं होता है, इनके लिए आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनके लिए डिफाइन नहीं होता है, इनके लिए आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव कभी नहीं होता है, हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वो लगभग लगभग 0 होता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है फ्रेंड, वो कितना होता है, 0 होता है, लगभग लगभग 0 होता है। ठीक है, जैसे देखिए, बताइए, हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों में किसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो आपको पता है ये दोनों फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है, और हम जब फर्स्ट पीरियड में लेफ्ट से लेकर राइट जाते हैं तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, पता है ना आपको, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है और साइज डिक्रीज होता है। यदि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है और साइज डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका जेड इफेक्टिव इससे ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हीलियम का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, बताइए फ्रेंड, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं हीलियम का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा हाइड्रोजन से, ज्यादा होगा हाइड्रोजन से? नहीं फ्रेंड, हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? जब आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होगा 1s2, और हाइड्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 1s1। यहाँ पे हीलियम का फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और हाइड्रोजन का पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और फुल्ली फिल्ड अभी अभी हमने पढ़ा है, जो आपका फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लगभग लगभग 0 होता है। तो किसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का ज्यादा होगा हीलियम से। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पीरियड। ठीक है, सेकेंड पीरियड के लिए बताइए। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, यही होते हैं आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो लेफ्ट से लेकर राइट यदि हम जाएंगे, लेफ्ट से लेकर राइट जाएंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा और साइज डिक्रीज होगा, और यदि साइज डिक्रीज हो रहा है और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट से लेकर राइट क्या होगा फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। पर फिर से आपका ये ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या ऑर्डर आएगा, देखो इसका ऑर्डर कुछ ऐसे बनेगा, सबसे लास्ट में यहाँ पे होगा बेरिलियम, उसके बाद नियॉन, फिर नियॉन के बाद नाइट्रोजन, इसके बाद बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब ऐसा क्यों,
तो जब आप फ्रेंड आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2। जब आप नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p 2p6। और जब आप नाइट्रोजन का लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3। तो देखो नाइट्रोजन हाफ फील्ड है और नियॉन फुल्ली फील्ड है, अब बेरिलियम फुल्ली फील्ड है। तो इन तीनों का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगा लगभग लगभग जीरो ही होगा। ये तीनों तो पीछे ही आने वाले थे, तो बस मैंने नाइट्रोजन को यहाँ से उठा के पीछे कर दिया और नियॉन को उठा के पीछे कर दिया। बाकी सब ऑर्डर तो एज इट इज है। बेरिलियम को भी उठा के मैंने पीछे कर दिया। यहाँ पे लिथियम भी होगा, लिथियम मैंने नहीं लिखा ना, यहाँ पे लिथियम भी होगा। नाइट्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम फिर बोरोन, कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो जो जो हाफ फील्ड था और फुल्ली फील्ड था उसको उठा के मैंने पीछे कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लगभग लगभग जीरो होता है। इसलिए मैंने नाइट्रोजन को यहाँ से उठा के पीछे कर लिया, बेरिलियम को यहाँ से उठा के पीछे कर लिया और नियॉन को भी उठा के पीछे कर लिया। बाकी सब ऑर्डर एज इट इज है। अभी नाइट्रोजन, बेरिलियम और नियॉन से क्यों आगे है ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है और नियॉन और बेरिलियम फुल्ली फील्ड है। तो किस में इलेक्ट्रॉन डालना ज्यादा मुश्किल है, स्टेबल, सॉरी, ऐसा जो हाफ फील्ड है या फुल्ली फील्ड है। देखो जो फुल्ली फील्ड होता है फ्रेंड वो हद से ज्यादा स्टेबल होता है। होता तो नाइट्रोजन भी स्टेबल है पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, फुल्ली फील्ड। उसके बाद हाफ फील्ड। तो नाइट्रोजन में तो थोड़ा इजी इलेक्ट्रॉन डालना, पर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डालना काफी मुश्किल है। ये फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो नाइट्रोजन जो है नियॉन और बेरिलियम से आगे आया। इतना समझ में आया? तो नाइट्रोजन जो है वो नियॉन और बेरिलियम से आगे क्यों है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है और ये दोनों दिख रहा है ना आपको, बेरिलियम और नियॉन जो है फुल्ली फील्ड है। अब बेरिलियम पीछे क्यों रह गया, नियॉन क्यों आगे आया? फ्रेंड ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है। मैं आपको पहले ही कहा था कि हम इसमें से कुछ बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने आपको ये कहा था कि जो जो भी हम ऑर्डर निकालते हैं वो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है। तो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है और कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे नाइट्रोजन, नियॉन और बेरिलियम क्यों पीछे है इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठे हुए हैं। नाइट्रोजन इन दोनों से क्यों आ गया है इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बेरिलियम नियॉन से क्यों पीछे आया, ये फिर एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो नियॉन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो बेरिलियम से ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए आपको इन दोनों का ऑर्डर याद ही करना होगा। ये हो गया आपका सेकेंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर, और इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। कब तक, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, काफी एग्जाम में पूछा जा सका है और आगे भी पूछने के चांसेस है। ठीक है, चलिए ये हो गया सेकेंड पीरियड। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर सल्फर, सल्फर के बाद ऑक्सीजन। तो सल्फर का मेंबर, इसके बाद कौन आता है, क्लोरीन, क्लोरीन और आर्क। ये है सेकंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट। ठीक है, तो लेफ्ट से लेके राइट जेड इफेक्टिव होना चाहिए इंक्रीज और साइज होना चाहिए डिक्रीज। तो लेफ्ट से लेके राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। पर फिर से ये आपका ऑर्डर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो जो मैग्नीशियम है वो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जो मैग्नीशियम है ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है 1s2 2s2 2p6 और
3s2 फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जो फॉस्फोरस है ये भी फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 ये हो गया फॉस्फोरस। और ऑर्गन भी फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो जो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है लगभग लगभग 0 होता है। तो ये ऑर्गन Mg पीछे आ जाएगा, Mg के बाद आएगा ऑर्गन, है कि नहीं? देखो ये भी फुल्ली फील्ड है और ये भी फुल्ली फील्ड है। और सेकंड पीरियड में भी हमने देखा था कि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ग्रुप 2 के एलिमेंट जैसे कि बेरिलियम, उसका जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी था वो हेलोजन से भी कम था। तो वही ट्रेंड यहाँ पे भी फॉलो हुआ। जो आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट है मैग्नीशियम, उसका जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो नोबल गैस से भी कम रह गया। एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन ये भी वैल्यू है। तो आप याद करने को ऐसे याद कर सकते हैं कि सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनका क्या होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड और थर्ड पीरियड में नोबल गैस से कम होता है। तो जो सेकंड पीरियड में ट्रेंड फॉलो हुआ था यहाँ पे भी वही फॉलो हुआ। इसके बाद कौन आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन आया था, है कि नहीं? ऑर्गन दोनों ये फुल्ली फील्ड है और ये हाफ फील्ड है, तो नाइट्रोजन भी हाफ फील्ड था तो तीसरे नंबर पे आया था लास्ट से। तो यहाँ पे फॉस्फोरस भी आ जाएगा, है कि नहीं फ्रेंड? नहीं, यहाँ पे फॉस्फोरस नहीं आएगा फ्रेंड, यहाँ पे एल्यूमिनियम ही रहेगा। फॉस्फोरस पीछे आएगा, ऐसा नहीं है पीछे नहीं आएगा, पर एक ही पोजीशन पीछे आएगा। जैसे यहाँ पे इसके पिछले केस में नाइट्रोजन 2 पोजीशन पीछे आ गया था, 1 2, है कि नहीं? 2 पोजीशन पीछे आ गया था, और यहाँ पे फॉस्फोरस एक ही पोजीशन पीछे आएगा। ये किसकी जगह पे आ जाएगा, सिलिकॉन की जगह पे आ जाएगा, और सिलिकॉन फॉस्फोरस की जगह पे आ जाएगा। बाकी ऑर्डर एज इट इज होगा, ठीक है? थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। ये आपका फॉस्फोरस है वो एक ही पोजीशन पीछे आया, जबकि इसके केस में नाइट्रोजन जो था वो 2 पोजीशन पीछे आया था। बाकी ऑर्डर तो वैसा ही है। यहाँ पे भी सेकेंड पीरियड का जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो नोबल गैस से कम है, और सेकेंड पीरियड में भी जो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट था उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो था वो, ठीक है, ग्रुप 18 एलिमेंट से कम था, ठीक है? या ग्रुप 0 भी बोलते हैं इसको। मैं हेलोजन कह रहा था क्या इसे इसके पहले? सॉरी, ये हेलोजन ही है फ्रेंड, ये नोबल गैस है। यदि मैंने इसके पहले हेलोजन कहा है तो मैंने गलत कहा है। ये क्या है, ग्रुप 18 एलिमेंट है, नोबल गैस है, ठीक है? ये 3 ऑर्डर ऑफ 2 ऑर्डर याद रखेंगे, ग्रुप सेकंड का और ग्रुप थर्ड का, ठीक है? यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं, फॉस्फोरस को यहाँ पे रख देते हैं, नाइट्रोजन को सोच के, नाइट्रोजन को हमने रखा था ना 2 पोजीशन पीछे, तो फॉस्फोरस को भी रख देते हैं, यहाँ पे गलत कर देते हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं, फॉस्फोरस पीछे आएगा पर एक ही पोजीशन पीछे आएगा, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिनके ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर थे? पहला था जेड इफेक्टिव, जो आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। दूसरा होता है साइज, जो आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, है कि नहीं? उसका होता है शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीन इफेक्ट। जब शील्डिंग इफेक्टिव होगा तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होगा। और जब शील्डिंग पुअर होगा तो साइज डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होगा, ठीक है? चलिए अब हम पढ़ेंगे सक्सेसिव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसा कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में भी पढ़ा था, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, वैसे ही सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप ऐसा भी क्वेश्चन सोच रहे होंगे सर यहाँ पे आपने सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों लिखा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों नहीं लिखा? अभी तक तो हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ रहे थे, पर यहाँ पे आपने लिखा है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसका भी रीजन आप समझ जाएंगे। जैसे समझ लीजिए ये आपका एक एलिमेंट है, और इसमें यदि आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये m माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं? m माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और जिसको हम E1 बोल देते हैं। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ,
इसको फ्रेंड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोल सकता हूँ और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोल सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकला है उसको मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोल सकता हूँ और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोल सकता हूँ। अब फिर से ये M माइनस या M एनाइन को लेके आऊंगा और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, तो ये M2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और इस प्रोसेस में फ्रेंड क्या एनर्जी रिलीज होगा? नहीं फ्रेंड, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होगा, हमें एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? देखो, ये जो M गैसियस है, ये जो एलिमेंट है, इसके पास पहले से खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे, है कि नहीं? यहाँ पे इसके पास पहले से ही खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन में और इसके जो खुद के इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्शन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन कम करने के लिए क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये देखो, इसमें पहले से इसके खुद के इलेक्ट्रॉन थे, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा दिया, रिपल्शन भी बढ़ा दिया आपने। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हो? एक और इलेक्ट्रॉन इसको बोल रहे हो कि एक्सेप्ट कर। आप इस M गैसियस को बोल रहे हो कि एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर। क्या वो करेगा? नहीं, वो तो बोलेगा पहले से मेरे ऊपर माइनस चार्ज है, पहले से मेरे पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, जिस कारण मेरे अंदर पहले से बहुत ज्यादा रिपल्शन है। अभी मैं और इलेक्ट्रॉन लूंगा तो और भी ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा, तो मैं और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाऊंगा। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट क्यों करता है? स्टेबल बनने से, स्टेबल बनने के लिए। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन लेके और भी ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है तो क्या खुद से इलेक्ट्रॉन लेगा? ये खुद से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। इसको आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, इसको एनर्जी दे के आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा। ये खुद से कभी भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए प्लस E2। अभी जो M2 माइनस है, इसमें भी यदि आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ये तो और भी ज्यादा एक्सेप्ट, ये तो और भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहले ही M माइनस ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, अब ये तो M2 माइनस है, इसमें तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और भी ज्यादा रिपल्शन है, तो ये तो और भी ज्यादा क्या करेगा? एक्सेप्ट करने से मना करेगा। फिर भी यदि आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड ही करना चाहते हो तो आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, ये खुद से एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे भी आपको एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक इसका एग्जांपल है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी का। इसमें एक के बाद एक आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। अब देखो फ्रेंड, सिर्फ पहली बार, जब सिर्फ पहली बार आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हुआ, बाकी हर बार एनर्जी क्या हो रहा है? आपको देना पड़ रहा है, एनर्जी पॉजिटिव है। अब यदि मैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखता तो गलत हो जाता, क्योंकि देखो यहाँ पे ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल सकते हैं, पर क्या फ्रेंड हम इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसको बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, पॉजिटिव वैल्यू है। हम इन तीनों को बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये तीनों इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। डेफिनेशन लिखा था ना कि रिलीज भी हो सकता है और एब्जॉर्ब भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो सकता, इसलिए हमने लिखा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझ में आया? तो कोई भी गैसियस एटम हो तो एक इलेक्ट्रॉन तो खुशी खुशी वो एक्सेप्ट कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो नहीं एक्सेप्ट करता है, उसको आपको जबरदस्ती एक्सेप्ट कराना पड़ता है एनर्जी दे के। इसलिए पहली जो वैल्यू होती है वो तो निगेटिव होती है, वहां पे एनर्जी रिलीज होता है, और उसके बाद की जितनी भी एनर्जी होती है पॉजिटिव होती है, उसमें आपको एनर्जी देना पड़ता है, उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना पड़ता है। ठीक है, चलिए समझ में आया? तो ये था हमारा टॉपिक सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, याद रखना एग्जाम में हो सकता है स्टेटमेंट में पूछ ले कि बताइए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, या ऐसे पूछेगा कि पहला नेगेटिव होगा बाकी सबका पॉजिटिव होगा, या पहला पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कि पहला नेगेटिव होगा, बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, चलिए चलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से रिलेटेड दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप हेडिंग लगाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट।
इसमें पहला सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या जरूरत है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखो फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमें ये बताता है कि कोई भी गैसियस एटम कितना आसानी से एनायन बना लेगा, कोई भी गैसियस एटम कितना आसानी से एनायन बना लेगा। टेंडेंसी, टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, वो हमें कौन बनाता है? वो हमें बताता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमें क्या बताता है? टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। जैसे देखिए, दो एटम है, ये ए जो कन्वर्ट हुआ एक गैसियस, और इसको आपने इलेक्ट्रॉन दिया और ये कन्वर्ट हुआ ए माइनस गैसियस में। इस केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो मान लेते हैं 23 kg पर मोल है। और एक है आपका बी, और ये कन्वर्ट हो गया बी माइनस गैसियस में, और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो मानते हैं 40 kg पर मोल है। तो इनमें से हमें कंपेयर करना है कौन आसानी से एनायन बना लेगा। दोनों में से ए और बी कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बना लेगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितना ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितना ज्यादा है, इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज किया है, एनर्जी रिलीज किया है मतलब उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। आपको पता है ना, स्टेबिलिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। तो जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो यदि बी गैसियस इलेक्ट्रॉन लेके 40 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है और ए गैसियस इलेक्ट्रॉन लेके 23 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है? ये है कि नहीं, ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसका टेंडेंसी ज्यादा होगा एनायन बनाने का एज कंपेयर टू ए। ठीक है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से हमें पता चलता है कि बी एनायन बनाने की जो टेंडेंसी है किसका होगा, बी गैसियस का ज्यादा होगा ए गैसियस से। ठीक है, एनायन बनाने का टेंडेंसी इसका ज्यादा होगा, बी गैसेस का ज्यादा होगा ए गैसियस से, क्योंकि इस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है फ्रेंड, ये माइनस होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है फ्रेंड, ये जस्ट उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जस्ट उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल देता हूं जो इस लेक्चर के मैंने शुरुआत में दिया था। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलोरियम और पोलेनियम। इसका था -144, इसका था 200, और इसका 195, 190 और 144। तो पहले आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर बताइए। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर के लिए आप क्या करते हो, साइन नहीं देखते हो। मैंने आपको बताया था जब आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर निकालोगे तो उसमें क्या करोगे, साइन नहीं देखोगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे। तो साइन को हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखिए। तो सबसे बड़ा आपका ये सल्फर है, ठीक है ना, -200 में देखना पढ़ना है, 200 पढ़ना है। फिर 200 के बाद कौन है, सेलेरियम, उसके बाद टेलोरियम, उसके बाद Ku-174, उसके बाद पोलिनियम, और लास्ट में होगा आपका ऑक्सीजन। एक इसका ऑर्डर आया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर लिखिए। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या करते हैं, साइन भी कंसीडर करते हैं। तो साइन देख के बताइए सबसे बड़ा वैल्यू ये, क्योंकि -144 सबसे बड़ा होगा यदि हम साइन को कंसीडर करेंगे, माइनस में सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो ऑक्सीजन सबसे बड़ा,
फिर पोलेनियम, फिर देखिए टेलोरियम, टेलोरियम के बाद सेलेनियम और सल्फर। और चेक कर लीजिए ये दोनों ऑर्डर जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सल्फर सबसे लास्ट, सबसे पहले, यहाँ पे सल्फर सबसे लास्ट, इसमें ऑक्सीजन सबसे लास्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे पहले, यहाँ पे सेकंड से दूसरे नंबर पे, और यहाँ पे लास्ट से दूसरे नंबर पे। ठीक है ना, देख लीजिए ये तो दोनों जगह पे सेम पोजीशन लिखा है, लेके रखा है। यहाँ पे देखिए पोलेनियम लास्ट से सेकंड पे और यहाँ पे शुरुआत से सेकंड में। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर जो है जस्ट उल्टा है, इसलिए मैंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जस्ट उल्टा होता है। तो ई है इक्वल टू माइनस ई जी ई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आया? आया? चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। ठीक है फ्रेंड? चलिए अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर और इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे देखिए ए और बी दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों एटम जो होता है फ्रेंड एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर करते हैं। आपको पता है ना कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों एटम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन इसका भी होता है और ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका भी होता है। इसने कितना इन्वेस्ट किया, इसमें एक किया और इसने भी एक ही, पर दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों का होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ देर के लिए दो इलेक्ट्रॉन ये रखता है और उसके नेक्स्ट पल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ देर के लिए दो इलेक्ट्रॉन ये रखता है, तो ये दोनों का इलेक्ट्रॉन होता है। अभी इसमें से कोई एक ए या बी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खिसका लेगा। जैसे मानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ए का ज्यादा है बी से, ठीक है, ऐसा मानते हैं। तो क्या करेगा ए, इस कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपनी तरफ खिसका लेगा। होना कहाँ पे चाहिए था फ्रेंड, बीच में होना चाहिए था, क्योंकि दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो बीच में आना चाहिए था। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को थोड़ा अपनी तरफ खिसका देगा। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पे इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अट्रैक्ट, थोड़ा खींच के अपनी तरफ करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब याद रखिएगा फ्रेंड, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये टर्म है ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में डिफाइन है। जैसे आप अकेला ए और अकेला बी रहेगा तो इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप नहीं बता सकते हैं। आप नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए है कि ज्यादा बी है। नहीं, जब ये बॉन्ड बना लेंगे और बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ घिसका लेगा उसको आप बोलेंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो नहीं घिसका पाएगा उसको आप क्या बोलेंगे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं होता है। आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए फ्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस लिए डिफाइन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। यदि इन दोनों में आपको पता करना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे पहले तो इनको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा।
और कोवेलेंट बॉन्ड में से जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खिसका लेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिर्फ अकेले अकेले पड़े होंगे, आइसोलेटेड होंगे, तो उसके लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, याद रखना। चलिए समझ में आया फ्रेंड? तो कभी भी एक सिंगल एटम के लिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बता सकते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के लिए दो एटम को पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और कोवेलेंट बॉन्ड में से जो एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खिसका लेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो नहीं खिसका पाएगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, जेड इफेक्टिव के। सोचिए फ्रेंड, ये जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस करता है कि नहीं? न्यूक्लियस ही तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है ना। तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है एटम, उसका न्यूक्लियस है वो खींचता है। यदि न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होगा तो ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, यदि कम पावरफुल होगा तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। यदि न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यदि न्यूक्लियस उतना पावरफुल नहीं है तो उतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो अच्छे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज्यादा होता है। और जो वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका जेड इफेक्टिव भी क्या होता है? वीक होता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सोचिए, यदि साइज बढ़ जाएगा तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा, यदि साइज बढ़ जाएगा तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा। और यदि साइज कम हो जाए तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं? यदि साइज ज्यादा तो जेड इफेक्टिव कम, मतलब न्यूक्लियस का फोर्स कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम, और साइज कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, ठीक है। यही दो फैक्टर है जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है फ्रेंड, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, याद रखना। समझ में आया? चलिए चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम किसी भी अलग अलग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मेजर कर सकते हैं? तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने, तीन साइंटिस्ट का हमें पढ़ना है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल दिया था या स्केल बनाया था, पर हमें तीन ही स्केल के बारे में पढ़ना है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया था, अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया था किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का, जिसमें से तीन इंपॉर्टेंट स्केल के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहला आप पढ़ेंगे म्यूलिकन, म्यूलिकन स्केल, म्यूलिकन स्केल। एक साइंटिस्ट थे म्यूलिकन, जिन्होंने कहा यदि आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना चाहते हो, किसी भी एलिमेंट यदि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना चाहते हो
तो आप उस एलिमेंट के आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एवरेज ले लो। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या करो, एवरेज ले लो। कोई भी एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी पता कर लो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पता कर लो, और उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, तो उस एटम का या उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड। और एग्जाम में भी यदि इसके ऊपर तो क्वेश्चन पूछा गया नहीं अभी तक, तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे ही करेगा, कोई भी एक एलिमेंट दे देगा ए, उसका आपको आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ वैल्यू दे देगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कुछ वैल्यू दे देगा। अब बोले पता करो इसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितना है, तो यही सीधा फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर निकल के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट थे म्यूरिगन, जिन्होंने क्या किया, किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का निकालने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि आप आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एवरेज ले लो, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आए पॉलिंग्स। पॉलिंग्स पॉलिंग ने भी अपना एक स्केल दिया या अपना एक फॉर्मूला दिया, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते थे, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते थे। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे 2 एटम है, ए और बी, यहाँ पे ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड बना के रखे हैं, है कि नहीं, यहाँ पे दोनों ये कोवलेंट बॉन्ड बना के रखे हैं, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है जाई ए, और इसका जो है वो है जाई बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे एक्स लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स नहीं होता है, ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं जाई, चाई नहीं जाई, जाई ए और जाई बी। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं बोलता हूँ जाई ए, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोलता हूं मैं जाई बी। तो इनका कहना था कि जो ए बी बना है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ए बी बना होगा A2 से, A2 प्लस B2, ये दोनों रिएक्ट किए होंगे तब आपका ए बी बना होगा। ठीक है, इनका कहना था A2 और प्लस B2 ने रिएक्ट किया होगा तब आपका ए बी बना होगा। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे C और D कोवलेंट बॉन्ड बना के रखे हैं, तो ये कैसे बने होंगे, C2 प्लस D2 ने रिएक्ट किया होगा तब जाके आपका बना होगा CD। तो सबसे पहले तो इनका यही कहना था कि जो आपको ए बी है वो कैसे बना होगा, A2 प्लस B2 के रिएक्शन से आपका ए बी बना होगा। ठीक है, यहाँ पे ए और ए के बीच का जो बॉन्ड है उसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, उस एनर्जी को उन्होंने कहा ई ए। यहाँ पे 2 A2 का मतलब क्या है, ए और ए, तो इस बॉन्ड का जो एनर्जी है, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको उन्होंने कहा ई ए। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी है उसको उन्होंने कहा ई बी बी, इसका ई ए बी, ई ए बी। ठीक है, ई ए, ई ए, ई बी बी और ई ए बी। तो इन्होंने अपना जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला दिया फ्रेंड, वो हाँ ई एन इक्वल टू 0.101 और डेल्टा टी, डेल्टा ई। ठीक है, 0.101 और डेल्टा ई, और डेल्टा ई का भी जो वैल्यू उन्होंने बताया वो बताया ई ए बी अंडर रूट ई ए इंटू ई बी, ये डेल्टा ई का वैल्यू है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ए और बी के बीच बॉन्ड का जो भी बॉन्ड एनर्जी है वो यहाँ पे रखना है, अंडर रूट में ए और ए का जो भी बॉन्ड एनर्जी है यहाँ पे रखना है, और बी और बी का जो भी बॉन्ड एनर्जी है यहाँ पे रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट के लिए या किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जो पॉलिंग, इन्होंने कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी निकाली, जो कि हमें याद रखना है। फॉर्मूला याद रहे चाहे नहीं याद रहे, पर अब कुछ एलिमेंट के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्होंने निकाले थे वो आपको जरूर याद रहना चाहिए। इसमें सबसे पहला था फ्लोरीन, जिसका था 4, ऑक्सीजन
3.5। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उन्होंने ये वैल्यू निकाला था। फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.1, नाइट्रोजन का 3.1, उसके बाद क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.9, कार्बन का 2.5 और हाइड्रोजन का 2.1। ये कुछ वैल्यू है जो आपको जरूर याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद हो चाहे नहीं याद हो, याद होगा तो अच्छी बात होगी, पर नहीं याद कर पा रहे हैं तो टेंशन ना ले, ये जरूर याद कीजिएगा। ये जो वैल्यू है आपका कुछ एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल का, ये आप याद कर लेना, पूरे केमिस्ट्री में आपको इसका यूज है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिंग ने अपना एक स्केल दिया या अपना एक फॉर्मूला दिया जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते थे, किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यदि पूछा जाएगा फ्रेंड तो फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको इसका बॉन्ड एनर्जी दे देगा, इसका बॉन्ड एनर्जी दे देगा, इसका बॉन्ड एनर्जी दे देगा। अब पूछेगा बताइए कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो आप बता लेंगे ना, बता लेंगे फ्रेंड। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, सॉरी, जाई ए और जाई बी। तो ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो होगा 0.101 अंडर रूट डेल्टा। ठीक है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होगा वो होगा 0.101 डेल्टा। और डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगा? ई ए बी, ए और बी के बीच का बॉन्ड एनर्जी अंडर रूट ई ए का बॉन्ड एनर्जी और बी बी का बॉन्ड एनर्जी, बी और बी एटम के बीच का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड एनर्जी। सारी वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखा है दो एटम, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला साइंटिस्ट का जो हमें पढ़ना है वो है एलरेड, एलरेड रोशो, एलरेड रोशो स्केल। एलरेड रोशो स्केल, तो इन्होंने भी अपना एक फॉर्मूला दिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू 0.359 जेड बाई आर स्क्वायर प्लस 0.744। यहाँ पे जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट जिसके लिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना चाहते हो उसका एटॉमिक नंबर। और आर कितना है? आर क्या है आपका? रेडियस ऑफ एलिमेंट, रेडियस ऑफ एटम या एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उसके एटम का रेडियस कितना है। जब आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करोगे, जिस एलिमेंट के लिए निकाला है उसका एटॉमिक नंबर और उसके एटम का रेडियस जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो उस एटम का आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये जेड है, टू दिख रहा है जेड। ठीक है, और इसके ऊपर भी यदि क्वेश्चन पूछना होगा तो फॉर्मूला बेस क्वेश्चन ही पूछेगा। किसी भी एलिमेंट का आपको जेड दे देगा और आर दे देगा और फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकलवाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यही था आज का लेक्चर और इसी लेक्चर के साथ हमारा पीरियोडिक टेबल जो है कंप्लीट हो गया। अब देखिए फ्रेंड, मेरी तरफ से पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया। हो सकता है कि आप कमेंट करें कि सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, ये टॉपिक छोड़ दिया। मोस्ट ऑफ टीचर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं जिसका, सॉरी, पीरियोडिक टेबल में आप बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं ऐसी चीजें जिसका पीरियोडिक टेबल में कोई काम है ही नहीं, ऐसी चीजों का दूसरे चैप्टर में काम है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट है उसको भी उठा के पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दिया, सॉलिड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट है उसको भी उठा के पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दिया। तो जिस कॉन्सेप्ट का जिस चैप्टर में काम है मैं उन कॉन्सेप्ट को वहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। गुड बाय।